तो आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे, लास्ट रेशियो हो गया था मोरलेस ना। हाँ, एक दो क्वेश्चन है और रिवीजन में हो जाएगा, रिवीजन में हो जाएगा। चैप्टर स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऐसे हमको दूसरा शुरू करने का इच्छा था, लेकिन कैश फ्लो ही कर लेते तो आगे होल्डिंग में टाइम तो लगेगा। और बाकी जो एएस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसमें 2-3 क्लास एनफ है। तो जितना जल्दी कंप्लीट करके एक बार रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और जब एक कैश फ्लो करेंगे तो एक स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, तो हम लोग AS3 फॉलो करके करेंगे। हाँ, AS3। AS10 था प्रॉपर्टी प्लान। फंड फ्लो किए थे ना? बोलो फंड फ्लो क्या कैसे किए थे? फंड फ्लो कैसे किए थे? अच्छा, फंड में होता है एक वर्किंग कैपिटल और कैश, यही तो था ना? तो वर्किंग कैपिटल का चेंजेस से देखे थे, और बाकी सारा एसेट्स लायबिलिटी से कितना कैश इनफ्लो आउटफ्लो ये शो किया था ना सोर्स और एप्लीकेशन में। कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ कैश, तो मतलब वर्किंग कैपिटल इसमें नहीं देखना। तो क्या देखना होगा? कैश। तो एक पर्टिकुलर ईयर में कितना कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, तो एक ही जैसा है ना, बट चेंज क्या हो रहा है? एस 3 बोल रहे हैं इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को करोगे। एस 3 बोल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट जब करोगे तो कैश 3 एक्टिविटी होता है बिजनेस में, वो एक्टिविटी वाइज शो करोगे कि एक एक एक्टिविटी से कितना इनफ्लो और कितना आउटफ्लो। और कोई भी बिजनेस में ऑलवेज 3 एक्टिविटी होता है, वो 3 एक्टिविटी समझेंगे, फिर हम लोग कैश फ्लो। अच्छा, पहले डेफिनेशन लिख लेते, फिर डेफिनेशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ए पीरियोडिकल स्टेटमेंट, ये भी पीरियोडिकल स्टेटमेंट, फंड फ्लो भी पीरियोडिकल। शोइंग, इसमें शो करते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इसमें शो करते हैं, क्या शो करते हैं? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ, सिर्फ कैश नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एज पर डिफरेंट, as per different business activities, as per different business activities। that is, ये जो बिजनेस एक्टिविटी, कौन कौन सी एक्टिविटी? दैट इज एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एंड थर्ड, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। So there are 3 different activities.
तीन एक्टिविटीज में क्या क्या एक्टिविटी है? फर्स्ट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हर बिजनेस, कोई भी बिजनेस करोगे ना, तीन एक्टिविटी आएगा, एक ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग और एक फाइनेंसिंग। तो तीन एक्टिविटी से जब कैश इनफ्लो आउटफ्लो देखोगे एक पर्टिकुलर ईयर का, तो उसको आप क्या बोलोगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट ये एक्टिविटी वाइज सिर्फ अप्लाई क्यों होता है AS3 में? सर AS3 ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2008 या 9 में AS3 आया था रिवाइज्ड। उससे पहले ना ट्रेडिशनली बनता था। तो ट्रेडिशनली क्या होता था, किसके लिए AS3 अप्लाई करोगे, किसके लिए AS3 अप्लाई नहीं होगा, कुछ रूल्स है। बट अब लोग का क्वेश्चन ऑलवेज मैंडेटरी फॉर AS3 आएगा। ओके नो, पहले समझते AS3 जो तीन एक्टिविटी, ये तीन एक्टिविटी समझोगे और वो भी बैलेंस शीट से समझोगे। बैलेंस शीट से ही पता चल जाएगा क्या क्या एक्टिविटी। ओके बोलो, एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम ट्रेडिशनली ड्रॉ करते हैं। एसेट साइड क्या क्या आता है, फंड फ्लो में भी किए थे ना। एसेट साइड सबसे पहले क्या आता है? फिक्स्ड एसेट्स, मतलब PPE एटसेट्रा। और क्या होता है? इंटेंजेबल, इंटेंजेबल एसेट्स, एक इन्वेस्टमेंट। और इन तीनों को क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट्स, NCA, नॉन करंट एसेट्स। और इसके बाद बाकी क्या आएगा? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या लिखते हैं? इन्वेंट्री। हम एक बार शो कर रहे हैं इन्वेंट्री, फिर ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स एटसेट्रा, शॉर्ट टर्म एडवांस और आपका कैश इक्विवेलेंट एंड सो ऑन, ये सब लिखते हैं। ना लायबिलिटी में शेयर कैपिटल, फिर क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस, देन नॉन करंट लायबिलिटी, और क्या आता है? करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लोन एटसेट्रा, लोन डिबेंचर। करंट लायबिलिटी बोलो ट्रेड पेबल और अदर और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। यस, ये होता है ना एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नो, हम लोग एक्टिविटी अब स्टार्ट करेंगे। एक्टिविटी क्या होगा? कोई भी बिजनेस जब शुरू करते हैं सबसे पहले क्या लगता है? फाइनेंस मानी चाहिए ना। तो फाइनेंस आएगा कहां से? बोलो, फाइनेंस आएगा कहां से? कोई भी बिजनेस शुरू करोगे तो फाइनेंस चाहिए ना। तो फाइनेंस आया कहां से? एक तो शेयर कैपिटल से, और लोन, लॉन्ग टर्म लोन डिबेंचर। फाइनेंस अपने से लेके आए और जरूरत पड़े तो बाहर से भी लिए। तो ये सारा हो गया, मतलब शेयर कैपिटल एंड नॉन करंट लायबिलिटी, ये हो गया आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये कौन सा एक्टिविटी हो जाएगा? तो ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो मेन बेस तो क्या है? इससे से ही तो कंपनी बनता है। तो बेस हो गया आपका फाइनेंस, इससे से स्टार्ट होता है, राइट। इसके बाद आज मान लो मैंने कैपिटल लेके आए, तो बिजनेस तुरंत शुरू हो जाएगा? नहीं, सबसे पहले फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्ट करोगे। फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्ट करोगे ना। इसके बाद जैसे सेंटर के लिए हमको चेयर, टेबल, कंप्यूटर ये सब खरीदना होगा। इसके बाद ना क्लास ऑपरेशन शुरू होगा। तो नेक्स्ट इसके बाद उस यही पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो गया? बोलो बोलो, कहाँ इन्वेस्ट हो गया? कौन सा एसेट? फिक्स्ड असेट्स में, है ना। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टिंग, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आ गया आपका? सारा फिक्स्ड असेट्स, है ना। मतलब चाहे PPE हो, चाहे आपका इंटेंजिबल हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो लॉन्ग टर्म, तो ये सारा इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट तो कौन सा एक्टिविटी बोलोगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट। अब आ जाते हैं, जब मैंने कैपिटल लेके आए, इसके बाद एसेट्स खरीद लिए, आफ्टर दैट क्या होगा बोलो? हम लोग का बिजनेस ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, डे टू डे एक्टिविटीज शुरू हो जाएगा ना। तो फिर शुरू हो रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो आप स्टॉक खरीदोगे, बोलो स्टॉक खरीदोगे, बेचोगे। तो बेचोगे तो डेटर्स आएगा या कैश आएगा। फिर अब बाई करोगे तो क्रेडिटर्स आएगा, ठीक है ना, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग। तो इस सारा करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी।
और करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल तो डे टू डे ऑपरेशन के लिए। अब बोलो वर्किंग कैपिटल किस में लगेगा? डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। तो आपका करंट एसेट्स, ये जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, मतलब ये जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, ये पार्ट करंट एसेट्स का लास्ट छोड़ोगे और करंट लायबिलिटी, ये तीनों हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग। मतलब ये दोनों करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, ये सारा इधर देखना है और इसमें भी ये सब लेना है। ये हो जाएगा आपका कौन सा एक्टिविटी हो जाएगा बोलो? ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब वर्किंग कैपिटल सीए माइनस सीएल कौन सा पार्ट हो जाएगा? ऑपरेटिंग। तो बैलेंस शीट से पता चलेगा तीन एक्टिविटी में क्या क्या एक्टिविटी हो गया? सबसे पहले क्या आ रहा है? फाइनेंस, इसके बाद इन्वेस्टमेंट और लास्ट ऑपरेशन शुरू होता है। लेकिन इसलिए एकदम ऊपर लिखते हैं ऑपरेशन, क्योंकि फंडामेंटल, अब बोलो जितना फाउंडेशन ठीक होगा उतना ही ऑपरेशन अच्छा होगा। तो फाउंडेशन कहां से शुरू हुआ था? फाइनेंसिंग। तो फाइनेंस एकदम नीचे लिखते, इसके ऊपर क्या? इन्वेस्टिंग, और एकदम फास्ट क्या लिखते? ऑपरेटिंग। ठीक है, तो ऑपरेटिंग जब करोगे ना अकाउंट्स, ठीक उल्टा करोगे। फाइनेंस मतलब फंड फ्लो करोगे, कैश फ्लो करोगे, सबसे पहले क्या आएगा? नहीं नहीं, ऐसे फाइनेंसिंग सबसे फास्ट होता है, लेकिन सबसे पहले ऑपरेटिंग करोगे। इसके बाद मतलब ऐसे भी समझो, पहले पेड़ लगाए, पैसा लगाना, इन्वेस्ट किए, इसके बाद उसको बढ़ने के लिए भी इन्वेस्टमेंट हुआ, और पेड़ जब बन गया, फल देने लायक हो गया, अब ना उसमें ऑपरेशन होगा। अब उससे फल एक करेंगे, बेचेंगे, पैसा कमाए। तो पहले तो फाउंडेशन क्या था? जड़ मतलब फाइनेंस था। इसके बाद उसमें उसको देखभाल किए तो खर्चा ही हो रहा था ना, इन्वेस्ट हो रहा था। और फिर जब उसमें प्रोडक्शन शुरू हो गया, तब मेरा ऑपरेशन शुरू हो रहा है। क्लियर है ना? तो ये तीन एक्टिविटी से ही देखोगे आप लोग, और तीनों एक्टिविटी वाइज आपको देखना होगा कितना इनफ्लो और कितना आउटफ्लो। क्लियर? नाउ एक बैलेंस शीट एक ही ईयर का दिए, इसे तो पता नहीं कर पाएंगे ना, तो 2 साल का देगा तभी ना पता कर पाएंगे। जैसे फंड फ्लो में किए थे, तो फंड फ्लो में बोलो फिक्स्ड असेट्स अकाउंट बनाए थे। अरे फिक्स्ड असेट्स बनाए थे या नहीं? उससे परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स फाइंड किए थे। तो सेल किए तो पैसा आया, और परचेज किए तो पैसा गया। वो कौन सा एक्टिविटीज में लिखोगे? इन्वेस्टिंग में दिखा दोगे ना। फाइनेंस में आ जाओ, शेयर इशू किए, पैसा आया, और शेयर रिडम्पशन कर दिए तो पैसा गया। कहां दिखाओगे? फाइनेंसिंग में दिखा दोगे इसको। लेकिन डिबेंचर इशू किए, फाइनेंस आया, डिबेंचर रीपे कर दिए तो फाइनेंस गया, फाइनेंसिंग में दिखाओगे। और फाइनेंस के लिए कुछ कॉस्ट पे करते, डिविडेंड पे करते, इंटरेस्ट पे करते, फाइनेंसिंग में दिखा दोगे। तो इस तरह दो एक्टिविटी हो गया। और करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, इसको लेके कौन सा एक्टिविटी हो जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। तो तीन एक्टिविटी वाइज शो करोगे, कितना इनफ्लो और कितना आउटफ्लो, नेट एक्टिविटी वाइज देखना होगा। क्लियर है? बस चेंज क्या है, वही जैसे हम लोग फंड फ्लो में अकाउंट करते थे वो सारा करेंगे। वर्किंग कैपिटल अलग से नहीं करके, ये जो वर्किंग कैपिटल के चेंजेस, उसमें इनफ्लो आउटफ्लो देखेंगे हम लोग, ऑपरेटिंग में ही देखेंगे। क्लियर है ना? यस, अब आ जाते हैं। तो तीन एक्टिविटी समझ में आया? बोलो, तीन एक्टिविटी समझ में आया? क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है? ऑपरेटिंग। ओके, फर्स्ट ऑपरेटिंग में आते हैं। ऑपरेटिंग मतलब डे टू डे बिजनेस के लिए। तो सेल करेंगे, बोलो इनकम होगा ना, पैसा आएगा। परचेज करेंगे, पैसा चला जाएगा, बीच में कुछ प्रॉफिट बचेगा, और वो कैश प्रॉफिट है, हो गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश प्रॉफिट तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट, फिक्स्ड असेट्स में आ जाओ। परचेज करेंगे तो क्या? पैसा गया। फिर सेल करेंगे तो पैसा आया। तो डिफरेंस क्या हो गया? नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो। और फाइनेंस में भी कितना इनफ्लो और आउटफ्लो, ये तीन देखोगे। और सर बीच में रिजर्व एंड सरप्लस क्यों छोड़े? इसमें तीनों एक्टिविटी है। कैसे? अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो बेच के भी तो आया था, गुड्स बेच के भी तो आया था, तो ऑपरेटिंग का पार्ट हो गया था। लेकिन इन्वेस्टमेंट बेचे तो इन्वेस्टिंग का पार्ट हो गया ना। अरे इन्वेस्टमेंट बेच के भी तो प्रॉफिट लॉस आता है, तो वो भी तो रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्लूड था। तो ये जो रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें ऑपरेटिंग भी इंक्लूड है, इसमें फाइनेंसिंग भी है, और इसमें अरे बोलो इन्वेस्टिंग, ये तीनों एक्टिविटीज इंक्लूड है।
ठीक है, बट वो हम लोग सेग्रीगेट करना सीखेंगे, कितना ऑपरेटिंग का, कितना इन्वेस्टिंग और कितना फाइनेंसिंग। अब बोलो क्लियर है? यस। ना फॉर्मेट में जाएंगे उससे पहले तो क्या क्या एक्टिविटी बताए उसका डिटेल्स लिख लेते। 3 एक्टिविटी बताए ना, और एक चीज हम लोग को थोड़ा लिखना होगा, कैश एंड इक्विवेलेंट। एक और पॉइंट लिखेंगे, क्या होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी देखना है। नाउ डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटीज। पॉइंट 1 लिखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फर्स्ट एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। द ट्रेडिंग और ऑपरेटिंग ऑफ normal business activities. Normal business activities, that is operating. The trading or operating of normal business activities. क्योंकि ट्रेडिंग ऑलवेज नहीं होता, ट्रेड तो सब कोई ट्रेड करते हैं, हम लोग ट्रेड नहीं करते, लेकिन ऑपरेशन है ना, अपना सेंटर चल रहा है तो इसमें फीस मिलेगा ना, फीस मिलना ये ऑपरेटिंग है, लेकिन ये सेल्स नहीं है। तो अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करे उनके लिए क्या होगा, ऑपरेटिंग हो जाएगा। आप लोग ये याद करो, सर्विस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग था ना कॉस्ट में, अरे कॉस्ट में था ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ट्रांसपोर्ट कंपनी उसके लिए कॉस्ट किए थे ना, कॉस्ट में किए थे, तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो ट्रेडिंग या ऑपरेटिंग नॉर्मल डेली एक्टिविटीज, इसको आप क्या बोलोगे, ऑपरेटिंग। और इसमें कैश कितना आया, नेट कैश कितना, ये कैलकुलेशन करने के लिए दो कंसेप्ट है, एक एक कंसेप्ट डिटेल्स देखो। कैलकुलेशन ऑफ मेथड्स, मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। Methods for calculation of cash from operating activities. There are two different methods. एक तो बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। One is direct method, second is indirect method. But 75% चांस है आपको क्वेश्चन में पूछेगा इनडायरेक्ट मेथड, और 25% चांस है डायरेक्ट मेथड पूछ लेगा आपसे। ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दो मेथड है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। बाकी सब में डायरेक्ट बोलो इनडायरेक्ट बोलो सब में एक ही है, तो इस तरह सेग्रीगेट नहीं करते। ओके, तो समझते डायरेक्ट मेथड में कैसे फाइंड करोगे कि कैश कितना आया नेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो लिखो फर्स्ट वन, ये लिखते कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो, पॉइंट ए लिखो अंडर डायरेक्ट मेथड। अंडर डायरेक्ट मेथड, हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक डिटेल कॉलम और एक फाइनल कॉलम। अगर मेरा एक शॉप है, हम रिटेल शॉप है, गुड्स बाई करते सेल करते, तो बोलो पैसा कब आएगा, इनफ्लो कब होगा, सेल करोगे तभी। लेकिन सेल करने से इनफ्लो थोड़ी होता है, कैश सेल करेंगे तभी इनफ्लो, लेकिन क्रेडिट में बेचेंगे तो
अभी तो नहीं है ना, कलेक्शन होगा तभी इनफ्लो हो जाएगा। तो इसमें एक तो लिखो कैश सेल्स, एक इनफ्लो हो जाएगा कैश सेल्स। ड्यूरिंग दिस ईयर कितना कैश सेल किए, दैट इज इनफ्लो ऑफ कैश। और अगर क्रेडिट में बेचे तो सेल सेल तो किए लेकिन इनफ्लो कैश हुआ ही नहीं, तो ऑब्वियसली डेटर्स अकाउंट से पता करोगे कितना कलेक्ट किए, तो ऐड कर लोगे। इसमें क्या ऐड करोगे, कलेक्शन, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से आप कितना कलेक्ट किए। ओके, तो सर डेटर से कलेक्शन क्वेश्चन में दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कैसे पता करोगे। याद करो, डेटर्स अकाउंट बनाते थे ना कभी, ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, सेल्स क्रेडिट लिख दिए, फिर कलेक्शन आ गया। तो डेटर्स अकाउंट करोगे, उससे पता करोगे, क्या पता करोगे, कलेक्शन कितना। तो यहां लिख दो नोट 1। अगर डायरेक्ट मेथड में दे दिया क्वेश्चन, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ना इनडायरेक्ट ही करके जाता है, और बाई चांस दे दिया डायरेक्ट तो फंस जाओगे, एकदम फंसोगे। तो उसमें सब अकाउंट करना होगा आपको। अगेन कुछ और ऐड करेंगे, कुछ और ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, नेक्स्ट। सब कोई सेल्स नहीं करते, जो सर्विस देते उनका भी तो इनफ्लो होगा ना। कैश रिसीव्ड फॉर रेंडरिंग सर्विस, कैश रिसीव फॉर रेंडरिंग सर्विस। जैसे हम लोग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो हम लोग फीस लेते, तो ये सेल्स नहीं है, सर्विस दिए, उसके अगेंस्ट में जितना मिल गया वही तो कैश लिखोगे ना। जो मिला नहीं अभी नहीं लिखोगे, जब मिलेगा उस टाइम रिसीव दिखाओगे। कैश रिसीव फ्रॉम रेंडरिंग सर्विस, बस दीज आर द इनफ्लो। ये सारा क्या हो जाएगा आपका, इनफ्लो। अब लेस करेंगे आउटफ्लो। नो, फिर कुछ समझ लो, एक फाइनेंसिंग कंपनी है, एक फाइनेंस कंपनीज है, उन लोगों का काम क्या है बोलो। जैसे बैंक फाइनेंस करते हैं ना, तो बैंक का काम क्या है, डिपॉजिट्स लेना, लोन प्रोवाइड करना। तो उनके लिए इंटरेस्ट क्या होगा बोलो, ऑपरेटिंग। उनके लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट अर्न और इंटरेस्ट पेड, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। लेकिन मैंने एक सेंटर चला रहे और लोन लिए, इंटरेस्ट हम जो पे करेंगे मेरे लिए क्या होगा, फाइनेंसिंग हो जाएगा ना। तो नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है, ये नहीं कि सबके लिए एक ही है। अगेन जो फर्नीचर बेचते, जो लैपटॉप बेचते, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, उनके लिए ऑपरेटिंग है। लेकिन मैंने लैपटॉप खरीदे, फर्नीचर खरीदे, मेरे लिए क्या होगा, इन्वेस्टिंग। तो जो मेरे लिए इन्वेस्टिंग, लेकिन जो फर्नीचर शॉप था या इलेक्ट्रॉनिक शॉप था उनके लिए क्या था, ऑपरेटिंग। क्लियर है ना। तो ऑलवेज इस समझोगे कौन सा बिजनेस है उसके लिए ऑपरेटिंग क्या होगा। क्लियर है ना, यस। नाउ तो इस सारा ऑपरेटिंग से कैश कितना मिला ऐड कर लोगे। अब लेस, अब पेमेंट भी तो हो रहा है ना। अगर मैंने बेचे तो खरीद करके बेचे थे, बाई किए थे तो कैश पेमेंट था, तो लेस करोगे कैश परचेज। कितना कैश परचेज किए लेस करोगे। अगेन इफ वी बाई ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिटर्स था, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना किए वो भी तो आएगा, तो लेस करोगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। नाउ अगर पेमेंट टू क्रेडिटर्स नहीं दिया तो आपको क्रेडिटर्स अकाउंट से पता करना होगा कितना पे किए। जैसे डेटर से पता किए थे ना कलेक्शन, इसी तरह क्रेडिटर्स अकाउंट करोगे, इससे पता करोगे कितना क्रेडिटर्स को पे किए। ओके, कैश परचेज किए, पेमेंट टू क्रेडिटर्स आ गया। और लेस क्या करोगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड। कितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे किए, डायरेक्ट मतलब वेजेस, कैरेज ऑन परचेज एक्सेट्रा था ना, जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे। तो जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो कितना पे किए वो लिखोगे। अगेन और इसमें दो एक्सपेंसेस लिखना, लेस करोगे ओवरहेड, ओवरहेड एक्सपेंसेस पेड। और क्या आएगा, ओवरहेड एक्सपेंसेस पेड। याद करो तो, कॉस्ट शीट याद है, याद है कॉस्ट शीट। उसमें कॉस्ट शीट में पहले करते थे प्राइम कॉस्ट,
प्राइम कॉस्ट के बाद कौन कौन सा ओवरहेड लेते थे? 3 ओवरहेड, एक फैक्ट्री ओवरहेड, एक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों ओवरहेड। ठीक है, तो ये सारा ओवरहेड लिखोगे। तो क्या क्या ओवरहेड आएगा आपका? हम एक साथ लिख लिए ओवरहेड, एक फैक्ट्री ओवरहेड और एक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और एक क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारा एक्सपेंसेस जितना पे किए वही चार्ज करोगे। नाउ ऐड देम, इन सारा एक्सपेंसेस को जोड़ लो और ऐड करके माइनस कर दो। तो पहले इनफ्लो आया था और इस तरह क्या आउटफ्लो हो गया, और इनफ्लो से आउटफ्लो माइनस करोगे तो नेट कैश इनफ्लो आएगा ना। तो लिखो नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन बट ए बिफोर टैक्स। अभी टैक्स फिर पे करना होगा, टैक्स भी तो पे होता है ना, तो टैक्स को ऑपरेटिंग का ही पार्ट माना जाएगा। टैक्स पेमेंट इसमें माइनस करेंगे, ये ऑपरेटिंग का पार्ट ट्रीट करोगे। ठीक है, ऑपरेटिंग अच्छा होगा तो प्रॉफिट अच्छा, तो टैक्स भी एक्स्ट्रा पे करना होगा। ऑपरेटिंग ठीक नहीं हुआ तो लॉस होगा, तो टैक्स पे नहीं करना होगा। तो इसलिए टैक्स टोटली ऑपरेटिंग पे एडजस्ट करना होगा। तो लेस करोगे, इससे लेस क्या करोगे, बोलो लेस क्या करोगे? टैक्स पेड, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। इसमें हम नोट नहीं लिख रहे क्योंकि फंड फ्लो में किए थे ना प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, और उससे पता किए थे ना टू बैंक या बाई पीएल, टू बैंक मतलब पेड था, तो वही सेम वर्किंग्स करोगे और उससे मिल जाएगा टैक्स पेड। क्लियर? एंड वन मोर आइटम, मैक्सिमम क्वेश्चन में ए माइनस करोगे आ जाएगा आपका, क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? अरे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट मेथड से, बट एक एडजस्टमेंट इसमें करना होगा, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कौन सा आइटम एडजस्ट करेंगे? ऐड या लेस करेंगे? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये आपको मिला तो आप ऐड करोगे, और आप पे किए तो लेस करोगे। एंड फाइनली कंप्लीट फर्स्ट एक्टिविटी, दैट इज नेट कैश, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। ओके, तो हम लोग क्या फाइंड किए? फर्स्ट एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, डायरेक्ट मेथड से नेट कितना कैश आया वो देखोगे। क्लियर? अब नाउ थोड़ा बहुत हम लोग को समझना होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या। फिफ्थ सेम में जब अकाउंट्स किए थे, फाइनल अकाउंट, उसमें था ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, लेकिन क्वेश्चन कभी नहीं आया, लेकिन था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम? एक्चुअली एएस 3 क्या बोल रहे हैं, कोई भी बिजनेस में कितना एक्टिविटी होता है? एएस 3 बोल रहे हैं कोई भी बिजनेस में 3 एक्टिविटी होता है। एक एक्टिविटी क्या था आपका? ऑपरेटिंग, सेकंड, थर्ड फाइनेंसिंग। तो इसको छोड़ के कोई एक्टिविटी होता ही नहीं। इसका मतलब है 3 छोड़ के कोई भी बिजनेस में कोई एक्टिविटी और होता नहीं। लेकिन ऐसा भी कुछ एक्टिविटी होता है, ना तो ऑपरेटिंग में आएगा, ना इन्वेस्टिंग में आएगा, ना फाइनेंसिंग में। फिर प्रॉब्लम इसको कहां दिखा है? तीनों एक्टिविटी में नहीं आ रहा ना। तो एस 3 रिकमेंडेशन दिए, अगर ऐसा कुछ एक्टिविटी है उसको मान लोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को ऑपरेटिंग में ही एडजस्ट करोगे। इसीलिए इस एक्टिविटी को कहां एडजस्ट कर रहे हैं? ऑपरेटिंग में। ठीक है, ये ना तो ऑपरेटिंग है, ना इन्वेस्टिंग है, ना फाइनेंसिंग है। लेकिन एज पर रिकमेंडेशन ऑफ एस 3 हम लोग इसको किस में एडजस्ट करेंगे? ऑपरेटिंग के साथ करेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कोर्ट में कुछ केस हार गए, कंपनी की, मेरा कंपनी चलता है और मेरा कंपनी के अगेंस्ट में कोई केस किए थे, और कोर्ट में केस चलते गया, फाइनली 10 साल बाद डिसीजन आया कि गौतम तुम्हारा कंपनी, हम हार गए केस में, और हार गए तो हमको कोर्ट डिसीजन दिए कि जिन्होंने केस किए थे उनको 20 लाख रुपया दे दो, देना पड़ेगा ना। अब बोलो ये जो 20 लाख रुपया दिए, लेकिन मेरा ऑपरेटिंग डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज का पार्ट है क्या? इन्वेस्ट किए थे तो प्रॉपर्टी था? नहीं। क्या वो फाइनेंस हमको किए थे? नो। तीनों एक्टिविटीज में नहीं है, लेकिन बिजनेस में तो हुआ ना।
तो क्या बोलोगे इसको? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ऑब्वियसली आप पे किए तो माइनस कर दोगे, पे किए तो क्या करोगे? माइनस करोगे। और हम कैश विन करेंगे तो हो सकता है हमको मिल जाएगा, और हमको मिला तो ये भी तो एक्स्ट्रा आइटम। तो इफ यू रिसीव, इफ कंपनी रिसीव तो क्या करोगे? ऐड करोगे, और पे किए तो लेस करोगे। क्लियर है ना? तो ऐसा कुछ एक्टिविटी जो तीनों एक्टिविटी में नहीं आता है, और उसी को दिखाओगे। कौन सा एक्टिविटी में दिखाओगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके बोलो यस। तो ये एडजस्ट कर लेना, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और ये नेगेटिव आएगा तो बाई चांस से फाइनल फिगर नेगेटिव आ गया तो लिखोगे नेट कैश आउटफ्लो। इनफ्लो नहीं है, आउटफ्लो हो गया ना। कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक्स्ट्रा यूज हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बोलो क्लियर है? यस। तो फर्स्ट एक्टिविटी हम लोग सीखे हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और उसमें कौन सा मेथड फॉलो किए? डायरेक्ट मेथड। अब हम बाकी दो मेथड में आते, बाकी सॉरी इसमें इनडायरेक्ट ही कर लेते, एक एक करके कंप्लीट कर लेते। सेकंड इनडायरेक्ट मेथड, और लिखो डी इनडायरेक्ट मेथड। और क्या बोले, 75% क्वेश्चन यहीं से देता है। तो डायरेक्ट मेथड भी ऑब्वियसली सीख के जाओगे, और इनडायरेक्ट मेथड को ज्यादा प्रैक्टिस करो। और ये लेंदी होता है, ये होता है लेंदी। तो इनडायरेक्ट मेथड में आ जाओ। 2 कॉलम्स एक डिटेल्स के लिए। एक इनकम स्टेटमेंट करके ना दिखाना चाहिए था, बेटर होता, लेकिन बहुत टाइम वेस्टिंग होगा। हम लोग जब कैश फंड फ्लो सीखे तो हो जाएगा। जब फंड फ्लो में एक करते थे ना, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्लो में फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहां से फाइंड, किससे फाइंड करते थे? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट करते थे ना। तो पीएल एडजस्टमेंट में जो एडजस्टमेंट होता था वही सब इसमें एडजस्ट होगी, उसी को एडजस्ट करोगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे? लिखो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं कर रहे, उसी को एडजस्ट करेंगे हम। अच्छा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट याद करो, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट याद करो। फंड फ्लो में पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्या लिखते थे? ओपनिंग प्रॉफिट लिखते थे ना, बाय बैलेंस बीडी। अरे ओपनिंग प्रॉफिट क्रेडिट साइड लिख लेते थे, क्लोजिंग प्रॉफिट डेबिट साइड लिख लेते थे। और बोलो डेबिट में क्या क्या लिखते थे? डेप्रिसिएशन आता था, डेबिट में अमोर्टाइजेशन आता, अमोर्टाइजेशन लिखते थे। और डेबिट में क्या लिखते थे? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, है ना, एसेट्स बेचे लॉस हो गया, वो लिखते थे। डेबिट में और क्या आता था बोलो? डेबिट में क्या आता था? प्रोविजन फॉर टैक्स आता था, लिखते थे। डेबिट में और लिखते थे डिविडेंड पेड, डिविडेंड लिखते थे। और अरे याद करो ना, डिविडेंड पे की वो भी लिखते थे पीएल में डेबिट साइड। एसेट्स बेच, नो नो, सैलरी रेंट ये सब नहीं लिखते थे। जितना एसेट्स अकाउंट बनाए थे उसी का तो एडजस्टमेंट लेते थे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लोन वो भी लिखते थे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिवेंचर, इंटरेस्ट एटसेट्रा। और टू रिजर्व, है ना, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे, कुछ रिजर्व में ट्रांसफर किए, ये सब आइटम लिखते थे। क्रेडिट में भी क्या लिखते थे भाई? प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स लिखते थे भाई। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखते थे। अरे फंड फ्लो याद, याद है या नहीं? ये सब लिखते थे ना। और बैलेंसिंग फिगर क्या मिलता था? ट्रेडिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसमें भी तो फाइंड कर रहे थे, और यहां भी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो हम लोग इसी को ना स्टेटमेंट फॉर्म में करेंगे। ये जो पीएल अकाउंट डेबिट क्रेडिट कर रहे थे, डेबिट क्रेडिट नहीं करके क्या करेंगे? इसको स्टेटमेंट फॉर्म में करोगे। ओके, ये ओपनिंग पीएल था और एक क्लोजिंग पीएल, इसका जो डिफरेंस है ना वो डिफरेंस देख लेते, और सारा डेबिट को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, और क्रेडिट को माइनस करेंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अरे बोलो, ये पीएल यहां था, मान लो ये 3 लाख दिए थे और इसमें था 2 लाख,
ठीक है, ये 3 लाख 2 लाख, और ये सारा एक्सपेंसेस चार्ज किए थे कितना 5 लाख, और ये इनकम सारा था 50,000। अब बोलो बाय ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना लिखोगे? 8 लाख। 8 लाख में से 250 लेस करोगे तो कितना आएगा? 550। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना आएगा? 550 आएगा ना। तो इसको हम लोग ऐसे अगर कर ले, बोलो चेंजेस इन प्रॉफिट, ओपनिंग से क्लोजिंग कितना चेंज हो गया? 1 लाख बढ़ गया। तो चेंजेस इन प्रॉफिट कितना? 1 लाख। अब इसमें सारा डेबिट आइटम को जोड़ लेंगे, डेबिट माइनस किए थे ना, उसको ऐड करोगे तो डेबिट आइटम कितना था? 5 लाख। तो 5 लाख एक बार ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 6 लाख। और क्रेडिट आइटम क्या था? बोलो क्रेडिट आइटम 50। तो इससे माइनस कितना करेंगे? 50। तो आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा कितना? ऑपरेटिंग प्रॉफिट 550। जो हम लोग पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट किए थे उसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया था? 550। तो एडलेस करके भी तो कर सकते हो ना। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करोगे। ओके, यस। तो अब स्टार्ट करते, अब स्टार्ट करते इसको। तो कहां से शुरू करेंगे? पीएल में कितना चेंज है? लास्ट ईयर बैलेंस शीट का पीएल कितना था और करंट ईयर कितना? इसमें जो चेंजेस वही लिखोगे ना। तो लिखो चेंजेस इन पीएल, चेंजेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक करोगे कैसे ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग प्रॉफिट से ओपनिंग प्रॉफिट माइनस कर दो और लिख दो सेकेंड कॉलम में। ओके, नाउ ऐड करेंगे, स्टेज बाय स्टेज कुछ लिखेंगे इसमें। ऐड, ऐड लिखोगे टर्म अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन, अरे अप्रोप्रिएशन मतलब कुछ डिस्ट्रीब्यूट किए ना, कंपनी तो डिविडेंड दिए थे। तो ऐड करोगे इसमें डिविडेंड डिक्लेयर्ड फॉर करंट ईयर। ऐड करोगे डिविडेंड डिक्लेयर्ड फॉर करंट ईयर। करंट ईयर एंड में कितना डिविडेंड डिक्लेयर किए? करंट ईयर तो करंट प्रॉफिट से डिविडेंड दिए थे, ऐड करोगे। इंटरिम डिविडेंड कुछ पे किए थे, इंटरिम डिविडेंड कितना पे किए? वो भी प्रॉफिट से ही पे किए थे, पेड। इफ इंटरिम डिविडेंड पेड, इसको भी क्या करोगे? ऐड कर लोगे। अगेन कुछ रिजर्व में ट्रांसफर किए थे, तो ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। इफ सम प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या एनी अदर रिजर्व फंड, ये सबको क्या करोगे? ऐड कर लोगे। और ये ऐड करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो क्या था? पीएल का चेंजेस, बैलेंस शीट में जो पीएल था और उसमें अप्रोप्रिएशन कुछ किए थे, डिस्ट्रीब्यूट हो गया था तो माइनस हो गया था ना, उसको ऐड बैक करोगे। क्या क्या ऐड करोगे? डिविडेंड कितना करंट ईयर डिक्लेयर किए, कितना इंटरिम डिविडेंड पे किए, और कितना रिजर्व में ट्रांसफर किए। इस सारा अप्रोप्रिएशन का पार्ट है, इसको जोड़ लिए तो आपको मिल गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ना फिर इसमें ऐड करोगे, टैक्स है तो टैक्स ऐड बैक करना होगा। ऐड करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना टैक्स प्रोवाइड किए थे करंट ईयर, ऐड करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स अब करंट ईयर। करंट ईयर में कित हाँ हाँ, ना स्पेस नहीं, मेरा पेज चेंज हो रहा है इसीलिए। ठीक है, बीच में पेज का एक स्पेस है ना। यस। तो प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना प्रोविजन किए थे करंट ईयर, इसको फिर फाइनल कॉलम में जोड़ लो, आपको मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो शुरू किए चेंजेस इन पीएल से। अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन में 3 आइटम ही है और कुछ नहीं आता है। क्या क्या आएगा? डिविडेंड एक ईयर एंड में कितना डिक्लेयर किए, या
इस साल के अंदर कुछ इंटरिम पे किए थे तो इंटरिम कितना पे किए, और कुछ रिजर्व में ट्रांसफर तो कितना रिजर्व में ट्रांसफर किए। इन सबको ऐड करोगे तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स कितना प्रोवाइड किए थे उसको जोड़ लोगे तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, नाउ अगेन एडजस्टमेंट फॉर, अब फिर ऐड करेंगे जो पीएल में डेबिट आइटम है ना वही सब ऐड करेंगे। अब एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग expenses and losses. Adjustment for non-cash and non-operating expenses and losses. ठीक है, नॉन कैश मतलब इसमें कैश पेमेंट नहीं था, और नॉन ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं था, ये नॉन ऑपरेटिंग था, तो इसीलिए उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। पीएल में तो इनक्लूड था ना, उसको एक्सक्लूड करेंगे। सर इसका मतलब एक बार हम पीएल में आते, इसी पीएल में बोलो डेबिट साइड क्या क्या लिखे थे, डेप्रिसिएशन लिखे थे, बोलो डेबिट साइड क्या लिखे थे, एक्सपेंसेस था ना डेप्रिसिएशन, और क्या था, अमोर्टाइजेशन, ये भी तो एक्सपेंसेस लेकिन नॉन कैश है, इसके कैश पे नहीं किए थे। नेक्स्ट क्या था, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स बेचे थे, उसमें जो प्रॉफिट वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, तो क्या डेली डेली एसेट्स बेचते, प्रॉफिट लॉस नो, ये ऑपरेटिंग का तो नहीं था ना, ये नॉन ऑपरेटिंग है। टैक्स का प्रोविजन कर लिए थे ना, प्रोविजन फॉर टैक्स एडबैक कर लिए थे। आगे डिविडेंड, ये डिविडेंड तो अप्रोप्रिएशन का पार्ट लिखे थे, और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व अप्रोप्रिएशन हुआ था, तो इसमें से कुछ पोर्शन अप्रोप्रिएशन में चला गया, जनरल रिजर्व ये अप्रोप्रिएशन में दिखाए, बोलो डिविडेंड ये अप्रोप्रिएशन में दिखाए, दिखाए ना, और टैक्स भी दिखा दिए, प्रोविजन फॉर टैक्स ये भी आपका आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स करने के लिए, ये भी हो गया था ना, टैक्स एडजस्टमेंट ये कर चुके थे। बोलो इस स्टेटमेंट में क्या किए, बोलो डिविडेंड और ट्रांसफर टू रिजर्व ये सब अप्रोप्रिएशन का पार्ट हो गया था, और फिर टैक्स प्रोविजन को भी एड बैक कर लिए तो बिफोर टैक्स आ गया। अब पीएल स्टार्ट हो रहे हैं ना, अब पीएल में क्या क्या चार्ज कर रहे थे ना, पीएल में डेप्रिसिएशन नॉन कैश था, लॉस एसेट्स बेच के लॉस ये आपका नॉन ऑपरेटिंग था, इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट तो फिनेंसिंग था ना, तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेस इसको क्या करोगे, ऐड करोगे। तो अब लिखो इसमें क्या क्या लिखोगे, बोलो क्या क्या लिखोगे, depreciation, depreciation and amortization, फाइनल अकाउंट में यही तो टर्म लिखते थे, टेंजेबल तो डेप्रिसिएशन, इंटेंजेबल तो क्या लिखते थे, अमोर्टाइजेशन, और ये नॉन कैश है इसीलिए इसको ऐड बैक कर दिए। नेक्स्ट अगेन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये इन्वेस्टिंग का पार्ट था, लॉस ऑन सेल ऑफ पीपीई लिखोगे, लेस आइटम, इस तरह आइटम में माइनस माइनस नहीं, मतलब एडजस्टमेंट है। थर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेच के लॉस आया, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेचे लॉस आया, इसको भी क्या करोगे, एड बैक कर लोगे। फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड लोन, ये फाइनेंस फाइनेंस का पार्ट होता है तो इसलिए ऑपरेटिंग में एड बैक करोगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड लोन्स, जितना भी लोन लिए थे उस पर इंटरेस्ट पे किए, ऑब्वियसली फिनेंस कॉस्ट था, और डिवेंचर उस पर भी इंटरेस्ट पे, वो भी फिनेंस कॉस्ट था, तो सारा फिनेंस कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। एंड यस अगर रिवैल्यूएशन लॉस कुछ था पीएल में चार्ज किए तो वो भी करोगे, रिवैल्यूएशन लॉस चार्ज टू पीएल, इफ एनी रिवैल्यूएशन लॉस चार्ज टू पीएल इसको भी ऐड बैक कर लोगे, ये नॉन कैश है। एंड यस इन सबको आप ऐड कर लो, एक्सपेंसेस माइनस करके नेट प्रॉफिट आया था इसलिए इसको ऐड बैक कर लोगे,
तो एक एक स्टेप वाइज देख रहे हैं हम लोग। क्या किए, पीएल का चेंजेस देखे, अप्रोप्रिएशन ऐड किए, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आया, फिर टैक्स देखे तो बिफोर टैक्स हो गया, फिर पीएल में कितना एक्सपेंसेस चार्ज किए थे जो ऑपरेटिंग नहीं था, तो उसको क्या किए हम लोग, एड बैक कर लिए। लेस, तो इसका ठीक उल्टा लेस करोगे, इसका ऑपोजिट लेस करोगे ना, तो ऑपोजिट लेस करो, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन। तो इसमें पीएल में क्रेडिट साइड जो आइटम्स था उसी को देखना, ये इंक्लूड हो गया था, तो आपको क्या करना होगा, लेस करना होगा। तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन, तो बोलो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पीपीई। एसेट्स बेच के प्रॉफिट आया था तो उसको लेस करना होगा, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का प्रॉफिट नहीं था। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेच के भी प्रॉफिट आया, लेस करोगे। एंड इंटरेस्ट और डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिला था, इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड मिला था, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट, तो इसको भी आप क्या करोगे, लेस कर दोगे, माइनस कर दो। और एक हो सकता है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन लॉस एड बैक किए थे ना, एक लिख लेना, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन एसेट्स, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन एसेट्स, यस। इन सबको इनसाइड जोड़ो और माइनस कर दो आउटसाइड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आपको मिला ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब फंड फ्लो में जो प्रॉफिट आया था उसको क्या बोले थे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। बोलो उसको क्या बोल रहे थे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन बोले थे ना। एक मिनट, हम इसको एक बार, इसको लिख सकते हो फंड फ्रॉम ऑपरेशन। दिस इज नथिंग बट फंड फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब फंड फ्लो में जो प्रॉफिट आया था वो मिलेगा आपको। और इसको और एक टर्म भी यूज करते हैं, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ, बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, दिस इज फंड फ्रॉम ऑपरेशन या प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब इसमें एडजस्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल, हम लोग वर्किंग कैपिटल अलग से कर रहे थे ना, फंड फ्लो में क्या कर रहे थे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस कर रहे थे। अब यहां हम लोग एडजस्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो मिलेगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, यस। अब हम लोग एडजस्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऐड करोगे, यस, वर्किंग कैपिटल फंड फ्लो में फिर आ जाओ। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गया तो क्या होता है, एप्लीकेशन या सोर्स, इंक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल एप्लीकेशन या सोर्स, क्या था, एप्लीकेशन, मतलब आउटफ्लो, और डिक्रीज हो गया तो इनफ्लो। तो इनफ्लो होगा तो ऐड करेंगे और आउटफ्लो होगा तो लेस करेंगे। लेकिन इसमें वर्किंग कैपिटल नहीं, वर्किंग कैपिटल का एक एक आइटम देखेंगे, इंक्रीज है या डिक्रीज हो रहे हैं, उसके हिसाब से इनफ्लो और आउटफ्लो लिखते जाएंगे। तो ऐड करोगे आप, डिक्रीज इन सी ए करंट एसेट्स, करंट एसेट्स डिक्रीज होना मतलब क्या होता है, इनफ्लो होता है कैश। बट इसमें एक चीज छोड़ोगे, डिक्रीज इन सी ए एक्सेप्ट
कैश एंड इक्विवेलेंट, इसमें कैश इक्विवेलेंट को छोड़ोगे, ठीक है। डिक्रीज इन करंट एसेट्स ये आप ऐड करोगे, लेकिन कैश और इक्विवेलेंट को छोड़ोगे। कैश डिक्रीज में, डिक्रीज तो आउटफ्लो ही आएगा, बट अदरवाइज ये होता है। तो क्या ऐड करोगे बोलो? डिक्रीज इन करंट एसेट्स, स्टॉक डिक्रीज हो गया तो ऐड करोगे। सर ऐड क्यों करेंगे? अरे स्टॉक डिक्रीज मतलब सेल कर दिए ना, लास्ट ईयर था 50 अभी 40, तो 10 डिक्रीज मतलब क्या? सेल किए, और सेल किए तो इन्फ्लो ही तो होगा ना। डेटर्स लास्ट ईयर था 1 लाख अभी हो गया 80, तो डिक्रीज मतलब कलेक्शन आ गया, तो इसीलिए डिक्रीज हो गया करंट एसेट्स, तो क्या हो जाएगा आपका? इनफ्लो। लेकिन कैश में उल्टा होता है, कैश लास्ट ईयर था 50 अभी 80 बढ़ गया तो इनफ्लो ही तो हुआ ना। तो इसीलिए बाकी सारा करंट एसेट्स डिक्रीज तो इनफ्लो होता है, लेकिन कैश होता नहीं, इसलिए कैश को छोड़ देना। तो कैश छोड़ के बाकी सारा करंट एसेट्स डिक्रीज ऐड करोगे तो इंक्रीज क्या करोगे? लेस, बाद में, अभी ऐड कर रहे हैं। और ऐड करोगे इंक्रीज ऑफ या इंक्रीज इन सीएल, करंट लायबिलिटी। क्या करोगे? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। लेकिन इसमें से भी दो आइटम छोड़ोगे जो फंड फ्लो में छोड़े थे, बोलो। करंट लायबिलिटी में फंड फ्लो जब कर रहे थे क्या क्या छोड़ रहे थे? दो आइटम को छोड़े थे, टैक्स और दूसरा क्या? सब भूल गए, डिविडेंड, एग्जैक्टली। डिविडेंड और टैक्स, इसको छोड़ के बाकी सारा करंट लायबिलिटी का चेंज देख रहे थे ना। तो यहां भी करंट लायबिलिटी एक्सेप्ट, बोलो एक्सेप्शन क्या? एक्सेप्ट पीएफटी एंड डिविडेंड, ये छोड़ देना। तो इंक्रीज ऑफ करंट लायबिलिटी, डिक्रीज ऑफ करंट एसेट्स, ये रिप्रेजेंट करता है इनफ्लो ऑफ कैश। ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं? इनफ्लो ऑफ कैश। तो ये सारा ऐड करोगे, और ठीक ऑपोजिट लेस करोगे। तो लेस क्या करोगे बोलो? और इसका उल्टा, इसका उल्टा तो क्या करना है बोलो? इंक्रीज ऑफ करंट एसेट्स लेस करोगे, इंक्रीज ऑफ सीए एंड डिक्रीज ऑफ, increase in CA and decrease in CL, ये दोनों फिर आउट ऑफ कॉलम माइनस कर देना, ठीक है। अब बस हो गया। अब लास्ट में दो आइटम, डायरेक्ट मेथड में एकदम लास्ट क्या एडजस्ट किए थे बोलो? डायरेक्ट मेथड में एकदम लास्ट टैक्स पेड लेस किए थे और एक्स्ट्रा आइटम्स किए थे ना, बस वही करना है इसमें। क्या एडजस्ट करोगे इसमें? फाइनली एडजस्ट करोगे लेस टैक्स पेड, टैक्स प्रोविजन तो ऐड किए थे लेकिन पेड माइनस करोगे, टैक्स पेड लेस करोगे, और आइदर ऐड या लेस, ऐड या लेस करोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ऐड लेस करोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यस, कंप्लीट हो गया आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड। दिस इज कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेगेटिव तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओके। So there are two different method. One is direct method, second is indirect method. क्वेश्चन पहले ऑलवेज तो इनडायरेक्ट पूछता था, लेकिन आजकल डायरेक्ट भी पूछना शुरू किए, इसलिए डायरेक्ट को इग्नोर नहीं करोगे, आजकल देना शुरू कर दिए। तो आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो इसमें दोनों में से कोई भी एक मेथड से आपको करना होगा। 15 मार्क्स, 15 मार्क्स बोले थे ना, 15 मार्क्स एक फंड फ्लो रहेगा, एक कैश फ्लो रहेगा, दोनों ही रहेगा, एक अटेंड करना है, एनी वन यू हैव टू अटेंड, ओके। बट एग्जाम हॉल में देखोगे कुछ स्टूडेंट्स ना बोले ठीक है, ओनली कैश फ्लो का ना ऑब्जेक्टिव करके चले गए 5 मार्क्स में जो आता है, और लॉन्ग फंड फ्लो करके गए, सब अकाउंट वही सब करोगे, लेकिन देखा गया कैश फ्लो इजी दिया था और फंड फ्लो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे दिए, और सब फंस गए। और हाँ, अब ये बता रहा हूँ, 5th सेम 6th सेम में ना अकाउंट्स में और पार्ट मार्क्स नहीं देता है कि इतना करेक्ट किए तो मार्क्स दे दिया, नहीं।
इसीलिए फेल होता है। पार्ट मार्क्स देता ही नहीं, कंप्लीट एकदम करेक्ट किए, जहां मार्क्स डिवीजन दे दिए तो जितना पार्ट करेक्ट किए दे सकता है, अदरवाइज डिवीजन नहीं है वो पूरा काट देता है, टोटली काट देता है, इसीलिए मार्क्स इतना कम आया। तो यहाँ ठीक है तो मिलेगा, और करेक्ट किए, और वो भी बता रहा हूँ करेक्ट किए, एकदम एकदम करेक्ट किए, लेकिन बहुत कट मतलब काट दिए थे, ये पहले मिस्टेक किए थे, बाद में वो ठीक किए, फिर भी कितना उसको मतलब 10 में से कितना मार्क्स दिए थे, 3 नंबर करेक्ट हुआ है, और 10 नंबर में कितना दिए, 3 नंबर। सोचो, मतलब वो लोग 6 सेमेस्टर 5th सेमेस्टर आ गया तो वो लोग जबरदस्ती ये करता है, भाई मेरे यहाँ रहो 1 साल और, ठीक है, तो ये करते हैं, तो इसीलिए एकदम सीरियस हो जाना, जो ठीक से आता है उसको करो पहले। और इसका रीजन भी है, इसका रीजन और कुछ नहीं, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते, अगर शुरू में देखा अच्छा कॉपी है ना, उनका जो एक पॉजिटिव इंप्रेशन आया, उसके बाद मार्क्स ऑटोमेटिकली दे देता है, और एक शुरू में अगर नेगेटिव इंप्रेशन गया तो आगे सारा पेपर में उसी तरह मार्क्स देके जाता है, वही एवरेज मार्क्स सबका आता है, ये प्रॉब्लम होता है। ओके, तो हम लोग एक एक्टिविटी सीखे ना, सेकेंड एक्टिविटी तो एग्जाम हॉल में एकदम सीरियस, ये दोनों में से जो अच्छा से आएगा वही का अटेंड करोगे, अगर कुछ अब काट दिए तो प्रॉब्लम है फिर, मतलब काटने से उन लोगों को ये समझते हैं, यानी कि हो सकते वही जेन्युइन किए थे, मिस्टेक हुआ था, वो समझते हैं, देख के कर रहे थे, देख के कर रहे थे, उन लोगों ने फिर काट दिए तो ये भी काट दिए, लेकिन कौन ओरिजिनली काटे थे वो उनको पता नहीं चलता है। और देखोगे इसीलिए जो चीटिंग करता है उसका मार्क्स अच्छा आ जाता है, क्यों बोलो तो, आप तो काट के किए थे, आप ओरिजिनली किए थे, लेकिन आपको जो कॉपी किए थे तो वो तो जो ठीक है वही कॉपी किए थे, अरे जो कॉपी किए थे तो ठीक है वही तो कॉपी किए ना, उनको मार्क्स मिल गया और आपका गया, बस ये प्रॉब्लम है। किस तरीके से आप बताओगे, डिफाइन नहीं कर सकते हो, एक एक एग्जामिनर एक एक वे से देखता है, ठीक है। यस, अब आ जाओ सेकेंड मेथड, सेकेंड एक्टिविटीज में आ जाओ, 2। बहुत सारे ये सोच के चले, अरे फाइनल अकाउंट में फॉर्मेट ड्रॉ किए ना, थोड़ा बहुत तो करके आए, मार्क्स मिल गया, नहीं, कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। और इवन नोट्स टू अकाउंट से ना सब करेक्ट करेक्ट लिख के गए, जीरो दिए हैं, सब करेक्ट लिखे फिर भी जीरो दिया, अरे अजीब बात है, कुछ तो नोट्स टू अकाउंट्स का मार्क्स होना चाहिए। हाँ, वो फर्स्ट सेम सेकंड सेम इस सब में थोड़ा मार्क्स ही चलता है, अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। सेकंड एक्टिविटी लिखो, कैश फ्रॉम, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब सेकंड एक्टिविटी आ गया, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हम एक एक एक्टिविटी डिटेल्स बता रहे हैं, ठीक है, एक एक एक्टिविटी डिटेल्स कर रहे हैं, और लास्ट फॉर्मेट में आ जाएंगे, हो जाएगा। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों केस में एक ही है, तो इसका कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है। ओके, प्रोफेशनल में ऐसे देखा जाता है कॉपी, प्रोफेशनल में ऐसे देखता है कॉपी, इसीलिए प्रोफेशनल में पास परसेंटेज कम है, क्योंकि उसमें ज्यादा पास कर जाएगा तो उससे फिर प्रोफेशनल का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। बीकॉम जैसे हो गया ना, आप लोग बीकॉम क्लियर करोगे मतलब अंगूठा छाप से आप लिटरेट बनोगे, इतना दिन अब अंगूठा छाप ही माना जाएगा, ठीक है ना, लिटरेट बनोगे, ये नहीं कि पहले का जमाने में जो लिखना शुरू कर दिया वो लिटरेट हो गया, नहीं, आप लोग को लिटरेट माना जाएगा। तो इस प्रोफेशनल में कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, उसमें मार्क्स इसीलिए देता नहीं, नहीं तो फिर वो बीकॉम जैसा हालत हो जाएगा ना, सीए का हालत वही होगा, सीए में सब सीए सीए में करके भी बीकॉम जैसा हालत होगा, 20,000 10,000 रुपये में नौकरी करेगा, बीकॉम करके भी तो ऐसे मिलता है। तो ऑब्वियस बात है, वहां देखा जाता है, वहां डिमांड सप्लाई, मार्केट डिमांड कितना, मार्केट में सप्लाई कितना, अकॉर्डिंग टू 10 पास कराते हैं। अगर देख लिया बहुत ज्यादा पास कर गया तो फिर डिसीजन लेता है बोर्ड कि नहीं, इसमें से इतना काट ऑफ करके फिर लेके आओ कम, ठीक है,
इस तरह कराते। और सीयू भी आजकल वही पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं और सब गाली देता है, फिर भी सीयू कुछ सुधरते नहीं, सीयू सुधरते नहीं। ठीक है, पहले मार्क्स देता था और आजकल तो एकदम, और पहले जिसमें स्कोर होता था उसमें ही मार्क्स काट देता है। ये सब अकाउंट्स में ना, अकाउंट्स में 5-6 साल पहले भी बोल रहे हैं, मार्क्स कितना होता था, 93, 94, 95 स्कोर होता था। अब तो 24 मार्क्स लाने में भी रो देता है। ये हाल है। ओके ओके ओके। सेकेंड एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बोलो, अपना बैलेंस शीट से क्या बोले थे, फिक्स्ड एसेट्स देखोगे। अरे इन्वेस्टिंग में क्या देखोगे, फिक्स्ड एसेट्स देखोगे। तो फिक्स्ड एसेट्स बेचोगे तो क्या इनफ्लो आएगा। अब लिखो लिखो, इसमें लिखो, सेल ऑफ पीपीई, सेल ऑफ पीपीई, फिक्स्ड एसेट्स सेल किए तो इनफ्लो हो गया आपका, ऑब्वियसली कैश सेल, ऑब्वियसली कैश सेल होना चाहिए। सेल ऑफ पीपीई, अगेन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट सेल किए तो भी आपका इनफ्लो हो जाएगा। और इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट से, इंटरेस्ट और डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिला या डिविडेंड मिला, ये क्या आपका डेली डेली बिजनेस ऑपरेटिंग का पार्ट है, नो, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज था। ये 3 इनफ्लो हो गया आपका। ठीक है, तो इनफ्लो में क्या क्या है, सेल ऑफ पीपीई, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब इसमें से लेस, अब आउटफ्लो लेस करोगे, लेस क्या करोगे, आउटफ्लो। ये इनफ्लो आ गया ना, आउटफ्लो लेस करोगे तो बोलो कैश परचेज, कैश परचेज ऑफ पीपीई, कितना कैश परचेज किए प्रॉपर्टी प्लांट, लेस करोगे एक्विजिशन, एक्विजिशन ऑफ इंटेंजेबल एसेट्स, अगर इंटेंजेबल एसेट्स एक्वायर्ड किए फॉर कैश, ऑब्वियसली कैश में होना चाहिए। इंटेंजेबल एसेट्स एक्वायर्ड किए, शेयर दे दिए, वो नहीं आएगा, कैश होना चाहिए। और लेस करोगे एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट या परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख दो ना, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, यस हो गया। और ये आउटर कॉलम माइनस कर दो, कंप्लीट। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सिंपल जो नॉन करंट एसेट्स था ना, उसी को देखना, इनफ्लो ऐड करोगे, आउटफ्लो लेस करोगे, आ जाएगा आपका ये। तो ये हो गया कैश फ्रॉम, दिस इज नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कंप्लीट सेकेंड एक्टिविटी। नाउ थर्ड, दोनों एक्टिविटी कर लिए, अब थर्ड एक्टिविटी करो, लिखो थर्ड। तो थर्ड एक्टिविटी कौन सा था, फाइनेंसिंग, तो लिखो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, लास्ट एक्टिविटी कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंस तो क्या था, शेयर्स एंड डिवेंचर लोन, यही तो था। तो पहले इनफ्लो देखोगे, बोलो शेयर इश्यू किए कैश में, पैसा आया ना, तो लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, प्रोसीड्स फ्रॉम
इशू ऑफ शेयर्स, या इक्विटी या प्रेफरेंस वॉट एवर, शेयर इशू किए, पैसा आया, कैश आया, तो वो लिखोगे आप। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, ऑब्वियसली कैश इशू, कैश इशू होना चाहिए। अनपेड कॉल मनी रिसीव्ड, अनपेड कॉल मनी रिसीव्ड, पार्टली पेड था, फाइनल कॉल आप डिमांड किए, पैसा आया, तो ऐड करोगे अनपेड कॉल मनी रिसीव्ड। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, उसमें ऐड करोगे अनपेड कॉल मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम कॉल्सन एरिया, कॉल्सन एरियर था, सेम 5 में किए थे ना इशू ऑफ शेयर, एरियर है तो विथ इंटरेस्ट टेबल है, अप्लाई करे तो विथ इंटरेस्ट मिल रहा था पैसा, तो इंटरेस्ट मिला कॉल्सन एरियर पे, वो भी इनफ्लो में दिखाओगे। नेक्स्ट, लोन टेकन, अब कंपनी कुछ लोन लिए बैंक से, ठीक है, लोन कुछ लिए इस साल, वो आ जाएगा आपका इनफ्लो, ठीक है। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर इशू किए, इसमें भी पैसा आया, तो ये सारा इनफ्लो, ये सारा इनफ्लो को जोड़ो आउट ऑफ कॉलम, ठीक है। अब आउटफ्लो लेस, अब इससे लेस करोगे, तो इनफ्लो में क्या है, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, कैश इशू होना चाहिए, अनपेड कॉल मनी मिला तो वो भी रिसीव किए, इंटरेस्ट रिसीव ऑन कॉल्सन एरियर, एरियर पे इंटरेस्ट मिला वो भी ऐड कर लोगे, लोन लिए थे इस साल वो भी ऐड करोगे, डिबेंचर इशू किए, कितना कैश मिला ऐड करोगे, लेस। अब आउटफ्लो, रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अगर रिडम्पशन किए तो पेमेंट हो गया, रिडम्पशन के तो पे किए ना, लेस बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर, अगर इक्विटी शेयर बाईबैक किए तो ये भी पेमेंट हो रहे, लेस रीपेमेंट ऑफ लोन, लेस करोगे रीपेमेंट ऑफ लोन, अब लोन रीपे किए, लेस क्या करोगे, रीपेमेंट ऑफ लोन रीपे किए, आउटफ्लो हो गया आपका, लेस करोगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेड, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेड, कंपनी एडवांस मिला था कंपनी को, इंटरेस्ट पे किए, लेस करोगे, लेस करोगे डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर पेड, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड जो लास्ट ईयर डिक्लेयर किए थे अभी पे किए, लेस करोगे। कंटिन्यू, नेक्स्ट पेज, अरे मेरा नेक्स्ट पेज हो रहा है आप लोग का नहीं, आप लोग कंटिन्यू करते जाओ, लेस करोगे इंटरिम डिविडेंड पेड, डिविडेंड सारा शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं ना, ये सारा फाइनेंसिंग का पार्ट है, पर डिवेंचर को लोन डिवेंचर से लिए थे, इंटरेस्ट पे किए, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिवेंचर पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिवेंचर पेड, बस ये सारा लेस करना, कंप्लीट, ठीक है। तो क्या क्या लेस करोगे,
रिडम्पशन किए प्रेफरेंस शेयर लेस करोगे, बायबैक किए इक्विटी शेयर लेस करोगे, और लोन रीपे किए लेस करोगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस था लेस करोगे, डिविडेंड पे किए लेस करोगे प्रीवियस ईयर का, इंटरिम डिविडेंड इस साल पे किए लेस करोगे, और लोन पे इंटरेस्ट पे किए, डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किए लेस करोगे, और ये सारा माइनस कर देना, तो आपको मिलेगा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो बस तीनों एक्टिविटी से कितना कैश इनफ्लो या आउटफ्लो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो एक एक एक्टिविटी हम लोग सीख लिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड था आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और थर्ड क्या हो गया आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बोलो तीनों एक्टिविटी समझ में आया? सर ये तो बहुत लेंथी है। फंड फ्लो इजी था ना? फंड फ्लो में इतना कुछ नहीं देखना होता था एक्टिविटी, उसमें सिर्फ वर्किंग कैपिटल देखते थे, बाकी इनफ्लो आउटफ्लो देखते थे, बस यहाँ एक्टिविटी वाइज शो करना होगा। अब आ जाओ, अब फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो। अरे फॉर्मेट कंप्लीट कर लेते, फॉर्मेट कंप्लीट करते। देखो फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो, एज पर AS3। और एक ध्यान में रखोगे, जहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है सिर्फ कॉर्पोरेट में लगता है, कंपनी में कोई प्रोप्राइटरी बिजनेस है, पार्टनरशिप है, उनके लिए AS3 रिकमेंडेशन नहीं है, उनको ये फॉलो ही नहीं करना है। ठीक है ना? तो सिर्फ एक कंपनी के लिए अप्लाई होता है। एक सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, अमाउंट आपका एक डिटेल कॉलम और एक डेट कॉलम। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से करना होगा, एज पर देयर रिकमेंडेशन हम लोग ये करेंगे, ये अपने मन से नहीं कर सकते। देखो इतना टाइम लिखे नहीं, जब देखे ना तो पेन खोल दिए कि कितना अच्छा बात है। ओके, तीनों एक्टिविटी स्टार्ट करें। फर्स्ट एक्टिविटी क्या था बोलो? कुछ नहीं, इसमें वो तीनों एक्टिविटी करोगे और कुछ नहीं। तो फर्स्ट एक्टिविटी कौन सा लिखे थे? देखो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, और अंडरलाइन करोगे। फर्स्ट एक्टिविटी क्या था? ऑपरेटिंग। अब क्वेश्चन में क्या मेथड है? डायरेक्ट है तो डायरेक्ट के हिसाब से करोगे, इनडायरेक्ट है तो मतलब इसके अंडरलाइन करके ही करते जाओगे। हम अलग से बता दिए थे ना, जो फाइनल फिगर आएगा वो फाइनल कॉलम में लिख देना। मैंने ऑलरेडी सेपरेटली बता दिए थे, तो इसलिए यहाँ लिख रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद सेकेंड एक्टिविटी था, अरे ऑपरेटिंग फाइनल कॉलम में हम लोग अलग से किए थे ना, तो इसी में दिखाते जाओगे। वो जो स्टेटमेंट किए थे अलग से, वो इसी में दिखाते जाओगे, फाइनल फिगर आउट ऑफ कॉलम। सेकेंड एक्टिविटी कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अभी तो किए ना इन्वेस्टिंग, ये जो सेकेंड ये इन्वेस्टिंग देखो, ये इसमें इतना जो शो किए थे, ये सारा जो शो किए थे, क्या यही सब जो शो किए थे ना, इसी को इधर दिखाना, इसके अंदर दिखाओगे। हम अलग से एक्टिविटी बताए थे, इसमें शो कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, थर्ड क्या था? कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग का जो डिटेल्स बताए थे वो इसी में ही करोगे,
इनर कॉलम इसीलिए है, ठीक है। और जो फाइनल फिगर वो लिख लेना। तो तीनों एक्टिविटीज हो गया। अब तीनों एक्टिविटी को ऐड करके फोर्थ लिखोगे, नेट कैश फ्लो फॉर द ईयर, ठीक है। फॉर द ईयर नहीं भी लिखोगे चलेगा। नेट कैश फ्लो दैट इज 1 + 2 + 3। हाँ, कहीं पे नेगेटिव है तो माइनस करके नेट लिखोगे। मतलब फर्स्ट थर्ड पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, तो फर्स्ट थर्ड जोड़ लो, सेकंड माइनस कर दो, नेट कैश फ्लो आ जाएगा। और इसके साथ फिर जोड़ लोगे फिफ्थ, ओपनिंग कैश, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में कैश, करंट एसेट्स में कैश छोड़े थे ना, तो जो ओपनिंग कैश था उसको जोड़ोगे, ऐड करोगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था ये ऐड कर लेना, और आपका मिल जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दैट इज 4 + 5। बस कंप्लीट आपका कैश फ्लो। तो तीनों एक्टिविटी से करोगे, एक एक एक्टिविटी से नेट कितना कैश इनफ्लो या आउटफ्लो ये फॉर्मेट में लिखते जाओगे, तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका नेट कैश कितना है, और उसके साथ ओपनिंग ऐड कर लोगे तो क्या मिलेगा आपको क्लोजिंग, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो एज पर AS3। अब हम लोग इतना जो किए ना, इतना क्यों किए सर? सर बैलेंस शीट में लास्ट ईयर एक बार याद करो, बैलेंस शीट में 2 साल का देता है ना, अरे कैश और बैंक देते बोलो एसेट साइड। लास्ट ईयर था 50,000, करंट ईयर में है 80,000। लास्ट ईयर कितना था 50, करंट ईयर कितना 80, तो बोलो चेंज कितना हुआ 30,000 ही तो चेंज ना। तो मतलब यहाँ जो नेट कैश फ्लो आया ना, ये जो नेट कैश फ्लो ये 30 आएगा। कितना आएगा? ये जो नेट कैश फ्लो 1 + 2 + 3 ऐड करने से कितना आएगा 30। और ओपनिंग कितना था 50, ओपनिंग कैश कितना था 50, ऐड करोगे क्लोजिंग कितना आ जाएगा 80 आएगा ना। तो आपको तो आंसर पता है, बैलेंस शीट में लास्ट ईयर कितना कैश था और करंट ईयर कैश कितना, इसमें जो चेंजेस है ना, इसमें जो चेंजेस वही तो इस साल का टोटल नेट कैश फ्लो। आपको आंसर पता है, तो फिर सर कैश में ही तो पता चल गया मेरा 30 इनफ्लो हुआ था, तो इतना क्यों मेहनत किए, इतना क्यों मेहनत किए? जब पता था लास्ट ईयर में 50 था अभी 80 है, तो 30 तो इनफ्लो हुआ ना। तो 30 इनफ्लो तो वही आया था, तीनों एक्टिविटीज का 30 और ओपनिंग 50 जोड़ोगे क्लोजिंग आ जाएगा। तो आपका आंसर भी पता है, वेरीफाई हो जाएगा, 2 बैलेंस शीट दिया था। तो इतना क्यों मेहनत किए? यही तो बात है, यही तो बात है, डिसीजन, डिसीजन लेना। अच्छा बोलो, एक कंपनी में ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया 20,000 नेगेटिव और इन्वेस्टिंग आया 80,000 पॉजिटिव, फाइनेंसिंग आया 20,000 पॉजिटिव, तो बोलो कितना आएगा 80 पॉजिटिव, 80 पॉजिटिव आएगा ना। तो तीनों एक्टिविटी से 80 पॉजिटिव आया। अब लास्ट ईयर में मान लो 50,000 कैश था, तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा 50 + 80। ओपनिंग में 50 कैश था तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा 50 + 80 कितना होता है बोलो 1,30,000। तो अच्छा है, पहले 50 था अब 130 हो गया ना, 80,000 से कैश बढ़ गया। तो बोलो एक कंपनी अच्छा चल रही या नहीं? कंपनी बहुत खराब है, कंपनी का सिचुएशन बहुत खराब है। मेन तो ऑपरेटिंग है, और ऑपरेटिंग में क्या है नेगेटिव, मतलब प्रॉफिट आप ऐड नहीं कर रहे हो। इन्वेस्टिंग में पॉजिटिव मतलब एसेट्स बेच रहे हो। अरे एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स बेच दोगे तो कितना दिन बिजनेस चलाओगे, ठीक है ना, सब बेच के कैसे चलाओगे। और फाइनेंसिंग पॉजिटिव मतलब लोन लिए, फाइनेंसिंग पॉजिटिव मतलब लोन, मतलब बर्डन और बढ़ा रहे हो। अपना बिजनेस एक्टिविटीज ठीक से ऑपरेटिंग नहीं चल रहा है, हम फिक्स्ड एसेट्स बेच के पैसा आ गया, और अब लोग को बोल रहे देखो मेरे पास कितना कैश है। अरे 2 दिन बाद बिजनेस बंद हो जाएगा। तो अगर आप किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो ये तीनों एक्टिविटीज देखोगे, एक्टिविटीज देखो। एक कंपनी में ऑपरेटिंग कितना है 50 पॉजिटिव, इन्वेस्टिंग में 80 नेगेटिव, और फिनेंसिंग में 20 पॉजिटिव, तो कैश फ्लो तो -10 हो गया ना। बोलो, अरे -10 हो गया। फिर भी वो कंपनी अच्छा है, हम इन्वेस्ट वहीं पे करेंगे। क्यों? ऑपरेटिंग से प्रॉफिट कमाया ना,
कितना कमाया 50, यस। इन्वेस्टिंग में नेगेटिव का मतलब क्या, फिक्स्ड असेट्स बाई किए, अरे फिक्स्ड असेट्स बाई किए तो लॉन्ग टर्म हमको और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, तो अभी ठीक है, ऑपरेटिंग अच्छा चल रहा है, इन्वेस्ट किए ज्यादा तो आगे तो मतलब एक्सपेंशन हो रहा है बिजनेस, और एक्सपेंशन हो रहा है तो उसका फायदा तो फ्यूचर में मिलेगा। हाँ, उसके लिए लोन थोड़ा बहुत लिए, ठीक है, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, तो ऑब्वियसली इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो आपको एक्टिविटी वाइज शो करना चाहिए, और दिस इज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनल अकाउंट करोगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बैलेंस शीट, साथ में कैश फ्लो भी होना चाहिए, कंपनी को करना ही होगा, ठीक है। तो दिस इज द मैंडेटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया आपका, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। तो यानी कि पीएल देख के अच्छा प्रॉफिट आया तो आप इन्वेस्ट कर दो, फुल से भी नहीं करोगे। हो सकता है ना, एक प्लांट उन्होंने पूरा बेच दिए, 3-4 फैक्ट्री था और एक फैक्ट्री पूरा बेच दिए, ह्यूज प्रॉफिट आया ना, तो उसके हिसाब से लगेगा अरे बिजनेस तो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अरे एक प्लांट ही बेच दिए तो प्रोडक्शन तो नेक्स्ट ईयर से कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा तो आगे तो प्रॉब्लम आएगा ना, तो भूल से भी नहीं करोगे। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल देख के नहीं, डिसीजन लेना है, किसको देख के डिसीजन लेना होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इससे प्रॉपर डिसीजन ले पाओगे। ओके, यस। तो आज हम लोग फॉर्मेट सीख लिए, कुछ नोट है लेकिन वो डेटर्स क्रेडिटर्स तो पता है ना। और क्या नोट है, फिक्स्ड असेट्स, इन्वेस्टिंग करोगे तो फिक्स्ड असेट्स अकाउंट करना होगा आपको, तो फिक्स्ड असेट्स अकाउंट तो फंड फ्लो में किए थे, परचेस से लाया था ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट किए थे, अरे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट किए थे, जितना हम लोग किए थे फंड फ्लो में वही सब अकाउंट बनेगा। तो मतलब वर्किंग हम लोग का मोरलेस कंप्लीट है। अब डायरेक्ट हम लोग फॉर्मेट सीख लिए थे ना, तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए। ओके, और इतना डिटेल्स सर क्यों, ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट मेथड में इतना डिटेल्स क्यों दिए, देखोगे एक स्टेप वाइज दी। एक बार हम दिखा रहे, तुम लोग को गुस्सा आ जा रहा है हम पे ना, कि सर हम लोग को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, क्यों ये सब फालतू बक। अरे नहीं नहीं, एक्चुअली डिटेल्स इसीलिए, ये जो इनडायरेक्ट मेथड किए ना, मैंने यहाँ लिखे पहले चेंजेस इन पीएल, अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर एडजस्टमेंट। समटाइम्स समटाइम्स आपको बोलेगा कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन इतना था, और इसके बाद बोलो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होगा, तो ये सब देखना ही नहीं है, ये सब नहीं देखना है। ये बोलो ये जो वर्क इससे लिखे थे ना फंड फ्रॉम ऑपरेशन, आपको ये दे दिया है तो इसके ऊपर क्या था वो तो देखना ही नहीं होगा। अब शुरू करोगे इसके बाद सिर्फ चेंजेस, वर्किंग कैपिटल के चेंजेस आ जाएगा। और समटाइम्स क्वेश्चन में दे दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो यहाँ दे दिया ना, इसके ऊपर का नहीं देखना होगा। और सब इस तरह डिटेल्स नहीं देते, वो सब ये ऐड करोगे लेस करोगे, लेकिन कौन सा स्टेज का क्या देने से क्या ऐड करोगे लेस करोगे वो बताता ही नहीं, तो आप सब कुछ ऐड कर लोगे तो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया, आफ्टर टैक्स दे दिया तो टैक्स को भी एड बैक करना होगा, और लेकिन बिफोर टैक्स है तो पहले का देखना नहीं है। और बैलेंस शीट में तो आफ्टर टैक्स ही प्रॉफिट आता है ना, और अप्रोप्रिएशन में सिर्फ देखो याद करो फाइनल अकाउंट, उसमें पीएल अकाउंट नोट्स पे करते थे ना बैलेंस शीट में, पीएल में ओपनिंग कैश, ओपनिंग पीएल, ऐड करंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेस करते थे अप्रोप्रिएशन, फिर क्लोजिंग आता था, तो अप्रोप्रिएशन माइनस करके तो क्लोजिंग आया था, तो जो अप्रोप्रिएशन ऐड बैक करोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, फिर टैक्स ऐड बैक करोगे तो बिफोर टैक्स आएगा। तो हम लोग जैसे फाइनल अकाउंट किए थे उससे स्टेप बाय स्टेप आ रहा था, उसी स्टेप को इसमें फॉलो किए। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, हाँ मतलब आप लोग का क्वेश्चन में मैक्सिमम क्या है, बैलेंस ऑफ पीएल से ही स्टार्ट कर देते, तो फिर वो सारा एडलेस कर सकते हो। लेकिन एक बाई चांस एक क्वेश्चन में एक स्टेप वाइज दे दिए, ऐसा आया हुआ है, और मैक्सिमम स्टूडेंट ना गलती करके आए, और बोले ना शुरू से गलती मतलब सब जगह गलती है, और वो लोग अब मार्क्स ही नहीं देता है, और सब फेल, सब सप्ली। तो स्टेप वाइज इसीलिए करना जरूरी हो। और फंड फ्लो से इंटर रिलेशन करके दे दिए क्वेश्चन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन दे दिए, तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा बोलो, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट था, उससे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो फिर वो तो गया, वो तो कंसेप्चुअली समझे नहीं, तो बोलेगा अरे तो फंड फ्लो कैश फ्लो कैसे एक कर दिए, तो आपको सिर्फ वर्किंग कैपिटल ही तो एडजस्ट करना था। तो इसीलिए एक एक स्टेप वाइज सीखना जरूरी हो। नेक्स्ट आप शुरू करेंगे, आप वैसे ही बोलेंगे तो पागल हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिस करेंगे हम लोग।